अस्सलाम वालेकुम इसहाक डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए UK44 को। ये कहिएगा अभी जो मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? डाउनफॉल या ग्राफ डाउन होने का इल्ज़ाम फ़िलहाल तो कोरोना पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर हम कोरोना से पहले की बात भी करें तो कोई इतना अच्छा ग्राफ नहीं जा रहा था। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि कोरोना से पहले ही इकोनॉमी जो थी वो ग्राउंड हो चुकी थी और कोरोना इनको एक एडेड एक्सक्यूज मिल चुका है। कोरोना से तो बहुत ही मजीद तबाही जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमी का जो 21 महीने का तजर्बा है कौम का, वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि इनकी तमाम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो फिस्कल पॉलिसी हो, इवन इकोनॉमिक के अलावा हेल्थ पॉलिसी देख लें आप, इनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप इनकी एविएशन की इनकी कोई भी पॉलिसी देखें तो वो टोटल फेलियर है इस हुकूमत का पिछले 2 साल में। तो कोरोना को तो ऐसे ही ब्लेम किया जा रहा है। बेसिकली तो इनकी जो एक थी ना जी पॉलिसी, जिसे कहना चाहिए, वो कोई सॉलिड पॉलिसी आज तक नजर ही नहीं आई। ये हिट एंड ट्रायल से चलते रहे हैं। IMF को देख ले, हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम अच्छा भी देखते हैं, तो करते करते 1 साल मुल्क का ज़ाया कर दिया। डॉक्टर साहब, लेकिन वो हर चीज़ का इल्ज़ाम आप लोगों की हुकूमत पर, बिलखसूस आप पर लगा देते हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में जो हालात कर दिए थे मुल्क के, जिसकी वजह से उनको ये तमाम इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमें ख़जाना खाली छोड़ कर देकर गए थे, मसनूई तौर पर डॉलर की स्टेबिलिटी बरकरार रखी हुई थी, कोई पॉलिसी नून लीग की नहीं थी, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है। ये देखें, आप कोई रियलिस्टिक अगर कंपैरिजन करेंगे, कोई प्रोफेशनल लोग कर लें, आप दुनिया के किसी को अंगेज करके 1-2 बंदों से पूछ लें, पाकिस्तान की तारीख में मोस्ट स्टेबल और बेहतरीन जो इकोनॉमिक कंडीशन किसी हुकूमत को मिली थी विरसे में पिछली हुकूमत से, वो PTI है। क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कई सालों में उस वक्त हाईएस्ट था 5 या 8%। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट लोएस्ट था, महंगाई जिसे कहते हैं, तकरीबन 40 साल में। पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट के अलावा महंगाई, दोनों इंडिकेटर्स लोएस्ट थे। पाकिस्तान की रेवेन्यू ग्रोथ डबल थी, जो इन्होंने कहा था हम 1 साल में आकर दुगनी करेंगे, हमने 5 साल में दुगना किया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी और साउथ एशिया में 5वें नंबर पर थी। पाकिस्तान की करेंसी एब्सोल्युटली स्टेबल थी। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का कल्चर है ब्लेम गेम। डॉक्टर साहब, यहीं पर अगर हम यहीं से अगर करें ब्लेम गेम की बात, जैसे आपने की, ऑब्वियसली इसके ऊपर थोड़ा सा हमें, अगर हम आपसे डिस्कशन कर लें कि मामला ये है कि ये बताया जाता है कि इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो गई और इंडस्ट्री लोकल बंद हो गई, क्योंकि हर चीज़ ही बाहर से मंगवा ली गई नून लीग के दौर में, जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री बैठ गई थी। फिर इसके बाद कहा जाता है कि IPPs LPG के जो मुआहदे थे उसको रिव्यू नहीं किया गया, इसकी वजह से। अगर एक एक करके कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। आप पहले हम इस पर बात कर लें। बात है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इंपोर्ट आने से अगर इंडस्ट्री बंद हो गई थी तो इंडस्ट्री ग्रोथ कहाँ से आसमान पर चली गई। आज इंडस्ट्री 40% कैपेसिटी पे काम कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, ट्रेड इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा, ये बिल्कुल लेकिन डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट नहीं थी ना, एक्सपोर्ट कम थी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से रिजर्व जो है, डेफिसिट जो अकाउंट है वो कहते हैं बहुत ज्यादा था, 20 से हम 3 पे ले। मैं आपको भाई एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें इंपोर्ट क्यों ज्यादा थी जी। क्या हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो? अगर लोड शेडिंग खत्म करनी थी तो हमने जो प्रोजेक्ट का आगाज किया था, उसकी पहले 3 साल में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4 बिलियन से ऊपर था जरा, विच इज मैनेजेबल। इनका भी अभी उधर ही है। चौथे 5वें साल में अनप्रेसिडेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट हुई और सिक्योरिटी गुड्स की इंपोर्ट हुई। जाहिर है कि हमने मुल्क की दफाई जरूरियात को भी पूरा करना है, हमने अपनी डेवलपमेंट को भी ऊपर बढ़ाना है। अगर GDP ग्रोथ होगी, मुल्क में तरक्की होगी, तो रोजगार मुयसर होगा, लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों की गुर्बत में कमी आएगी, लोग गुर्बत की लकीर से बाहर निकलेंगे। तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2 साल थे, 20, 17 और 18। और वो भी अगर ये जिस तरह इन्होंने अपनी तबाही की, अपना पनामा और इस तरह के ड्रामे लगा के मुल्क में इंस्टेबिलिटी करके,
तो वो भी मैनेजेबल थी। तो ये जो है ना जी एक आर्गूमेंट मेरी इम्पोर्ट्स ऊपर से अब मुझे बता दें कि अब क्या हो गया। अब ये इम्पोर्ट जो है इन्होंने खत्म करके एक काम किया ना, ये तकरीबन लेस देन डजन इंडिकेटर में एक इंडिकेटर है करंट अकाउंट डेफिसिट। हमने 11,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए, हमने 3600 मेगावाट के अलग। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब ये तो एक लंबी फहरिस्त है जिस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन सिंपल अल्फाज में आम आदमी के लिए ये भी कहिएगा कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत अभी पॉलिसीज बना रही है, एक तो ब्लेम तो डाल ही रही है कि पिछली हुकूमतों की वजह से हमें ऐसे सख्त डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या एज एन इकोनॉमिस्ट और एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आप ये समझते हैं कि अभी भी रास्ता है, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कुछ सोल्यूशन है? और अगर आप बिगर पिक्चर के तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ ऑब्वियसली आपके लिए भी मैटर करती होगी, क्या आप कोई सजेशंस, कोई मशवरे देना चाहेंगे इस हुकूमत को जिस पर उनको पॉलिसी को रीथिंक करने की ज़रूरत है? देखें, ये असल में तो प्रॉब्लम यही, आपने बिल्कुल ठीक उसको किया, सवाल आपका बहुत अच्छा वैलिड है कि असल में इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये गलत इनका स्टार्ट था और इन्होंने एक तरफ तो जो अच्छे लोग थे जो हमने टीम बनाई थी अपनी, कोई आज तक उनकी इंटेग्रिटी उंगली नहीं उठा सकता। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, इन्होंने उन सबको फारिग किया बुग़्ज़ मुआविया में और अपना दुश्मनी में। लेकिन डॉक्टर साहब इनकी अपनी भी तो टीम नहीं है ना। डॉक्टर हफीज शेख पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं किसी और दौरे हुकूमत में, तो वो फिर अपनी टीम तो ना हुई, बस जो सूटेबल लगा वो लगा दिया। मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट मैं क्या पूछ सकता हूँ किसी को कि हफीज शेख पाकिस्तान को कहाँ छोड़ कर गए थे 2013 में? किसने हफीज शेख को गालियां निकाली थी मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर जरदारी साहब के साथ, इन्होंने मुल्क का तबाह कर दिया? इमरान खान थे। ये अंदर से अगर इनको ये पता था कि 2010 और 13 में 3 साल हफीज शेख साहब इस मुल्क को जहाँ ला के खड़ा कर गए थे, जहाँ के जब हमने पाकिस्तान, वो था सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड, जब ये कहा जा चुका था कि चंद महीने में पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, बात पॉइंट हमें समझ आ गया। बेसिकली ये कि आप कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली अब जो जहाँ पर थे आपने उनको गलत डायरेक्शन दे दी और चीज़ें मजीद ख़राब हो गई। लेकिन इन्होंने तमाम पॉलिसीज को बिल्कुल इन्होंने, एक तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तैयारी कोई नहीं थी, दूसरा ये जो क्लेम करते थे पोस्टर बॉयज हैं हमारे पास, अफलातून है, अरस्तू है, 200 बंदों की टीम है, वो कोई नजर नहीं आई। तीसरा इन्होंने आते ही तमाम पॉलिसीज को रिवर्स किया क्योंकि ब्लेम डालना था ना पिछली हुकूमतों पे, और उसमें इन्होंने सबसे बड़ी जो मेरे नजदीक इन्होंने लापरवाही की या उसको जानबूझ के इंटरनेशनल कहने के लोगों के अदारों के उसमें इन्फ्लुएंस में आके तो पाकिस्तान की करेंसी को बेकदर किया। जैसे ये सबसे, जैसे GDP आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है क्योंकि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर उसी से निकलते हैं और वो उसका एक सम टोटल होता है बाकी चीजों का। इसी तरह ये जो डिवैल्यूएशन है ये तमाम चीजों को, डॉक्टर साहब डिवैल्यूएशन से यहीं पर आप सर यहाँ बताइएगा कि डिवैल्यूएशन का आपने जिक्र किया है, IMF को आप भी समझते हैं फ्री मार्केट, फ्री आपको देना होता है डॉलर को फ्री स्पेस कि आप उसको रोके ना आर्टिफिशियली। ये आप पर आपकी हुकूमत पर कहा जाता है कि आर्टिफिशियली 5 साल रोकी रखा, इंजेक्शन किया गया और उसके वजह से डॉलर नीचे रहा। आर्टिफिशियल जब रुकेगा, जब उसको फ्री स्पेस देंगे तो फिर वो यहीं पर जाना था, बल्कि शायद इससे ऊपर जा सकता था। इस पर क्या कहेंगे? क्या जो आर्टिफिशियली दिया गया था 102 पर रखा गया 4 साल? नहीं, ये बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान का रुपया पहले पेग होता था, फिक्स होता था 98 के एटमी धमाकों से पहले। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना 6 नवंबर 1998 को, उसके बाद मैंने फरवरी 1999 में पाकिस्तान के रुपए को मार्केट बेस को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने उसमें इंटरबैंक मार्केट में ये इसका रेट एस्टेब्लिश होता है। एक नंबर 2 भाई, एक हफ्ता, एक महीना, चंद हफ्ते, चंद महीने तो हो सकती है कोई आर्टिफिशियल, 5 साल आर्टिफिशियल नहीं हो सकती, ये दुनिया मानती है। नंबर 3 ये है कि करंट क्यों डिवैल्यूएशन किया। सबसे पहले कोई ये पूछे ना क्यों डिवैल्यूएशन किया जाता है। डिवैल्यूएशन को जो थ्योरी वाले हैं, ये जो किताबों में हमने भी पढ़ा जब हम ग्रेजुएशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ते थे, तो ये इसलिए होती है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब एक्सपोर्ट सर्कुलर पाकिस्तान का है नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटल 8% है GDP की, तो आपने 8% को एक्सपोर्ट बढ़ाने के नाम पे लोगों की IMF की बातें सुन के या डिक्टेशन दे के आपने उसको स्लाइड किया
वो चाहते थे 120 तक फ्लाइट करना, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि स्पेकुलेटर जंप इन। और डॉक्टर साहब आप ये भी तो देखिए ना, पूरी दुनिया की तो बात करें ही करें, इस रीजन में मतलब अब दिल दुखता है जब अफगानिस्तान की करेंसी आपसे मजबूत है, बांग्लादेश की करेंसी आपसे मजबूत है, 1.98 समथिंग, 2.17 अफगानिस्तान, इंडिया की करेंसी तो पहले से ही खैर ऊपर थी। अच्छा अब ये भी कहिएगा कि ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, वो ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी में किसी को नहीं छोड़ेंगे, और अभी जो रिसेंट अपडेट हुई तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एक सेकंड, मैं सिर्फ पहले तक जवाब आपको दे दूं कि ये जो डिवैल्यूएशन इन्होंने की है इससे 5,700 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है, 1 रुपया लिए बगैर एक डिवैल्यूएशन से। क्योंकि हमारा नंबर 2, इस डिवैल्यूएशन की वजह से इनसे आप पूछेंगे कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, आपने तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन की है। तो एक्सपोर्ट तो आपकी पहले साल में -2%, इस साल में मिनिमम 4 और शायद 6-8% नेगेटिव दोबारा यानी मंथली ग्रोथ हो रही है। तो मुझे कोई ये बताए कि कितने नफलों का सवाब हुआ, पूरी कौम को महंगाई के तूफान में इस डिवैल्यूएशन ने धकेल दिया, हर चीज की कीमत आसमान पर चली गई, आपकी एक्सपोर्ट में भी 65% आपकी इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट होता है। तो आपने अपने हाथों से अपनी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, उसके लिए जो आपने सीधी लगाई वो डिवैल्यूएशन की है। ये लोगों को समझना चाहिए। और डॉक्टर साहब हमारे मासूम लोग तो ये कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, आपने कौन सा डॉलर लेकर रखे हुए हैं, वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है वो तो लोगों को समझ में भी नहीं आता शायद। ये जो कहते हैं ना क्या ये एक्चुअली बाहर की जबान बोलते हैं। ये जो मुझे कहते थे ना IMF वाले कभी नहीं मुझे तो डिवैल्यूएशन दुश्मन समझते हो, मैं राइटी दुश्मन था, दुश्मन हूँ और दुश्मन रहूंगा। मुझे पता है कि किसी मुल्क को तबाह करना हो तो एक उससे काम करवा दे, डिवैल्यूएशन करवा दे जो उसके काबू में न रहे। और ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये पॉलिसी जो थी उसका आफ्टर इफेक्ट जो हुआ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हुआ, उसके असरात जो हैं ऑब्वियसली नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सके जिस तरह से चल रही सिचुएशन। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास एक और इशू बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में है नैब के हवाले से, नैब के केसेस जो कि आप पर भी हैं, इस तरह शरीफ फैमिली पर भी हैं। एक नवाज शरीफ साहब के ऊपर तोशाखाना केस है, रिसेंटली आपने देखा होगा इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। अब इस पर आप क्या कहेंगे, सिचुएशन कहाँ तक जा रही है? देखिए, एक तो ये है कि ये केसेस मोस्टली फ्रॉड हैं। मेरा केस तो 1000% फ्रॉड है। मेरा केस है क्या? मेरा केस JT की 1 सफ़े की 11 वॉल्यूम में रिपोर्ट है। वो एक दफ़ा क्या कहता है कि साठदार ने 1981 से 2001 जो है टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में दाखिल नहीं की। ये इतना सिंपल सवाल है कि इसका जवाब तो 5 मिनट में मिल जाना चाहिए। ये JT को अफलातून है, आसमान से उतरी थी, इसको पता चल गया, मैंने 20 रिटर्न भी दी, FBR कस्टोडियन है टैक्स रिकॉर्ड का। तो एक तो ये है कि मेरा नंबर 2 मेरा ना पनामा पेपर्स में नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का नाम था जो इंटरम आई थी, ना सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी कि ये काम जो JT करे उसमें कहीं नहीं था कि हिसाबदार के आप टैक्स गोशवारे बताए हैं कि नहीं है। तो उसको बुनियाद इसलिए इन्होंने ये बदमाशी में इसको कहता हूँ, दिस इज रोगिज्म। ये इसलिए है कि पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह है कि अगर उन्होंने आप दोनों में से जो आप अभी कंपेयर कर रहे हैं ना, आपको अगर टारगेट कर लिया ना तो ऐसी चीज निकालेंगे कि आपको आप क्या सारी दुनिया अफलातून बड़े हैरान हो जाएंगे ये क्या निकला है। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये टोटल फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट को मौका मिलेगा, मेरी पिटीशन पेंडिंग है, मेरी रिटर्न मेरे पास हैं, मेरे असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, तो ये केस तो फेंका जाएगा खिड़की से बाहर। और मेरी डिमांड है कि JT उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, नैब ने झूठ बोला। ये तो हो गया मेरा जाती। अब आप कह रही है कि पोशाखाने वाली बात, क्या ये पूरे सिस्टम को, क्या उस नैब को, क्या उस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, ये कोई कुकूलैंड में रहते हैं सारे, इनको नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ हाई कोर्ट की परमिशन से अपने मेडिकल केयर प्रोसेस के लिए इंग्लैंड मौजूद है। तो क्या ये पागलों वाला हरकत नहीं है कि आप उनकी गैर मौजूदगी उनको कहीं फ्लैट डेट में कराओ? सर लेकिन टाइम तो वो खत्म हो गया ना, जितना टाइम अदालत की तरफ से दिया गया था। सॉरी सर, टाइम तो लेकिन जो दिया गया था वो तो खत्म हो गया, हेल्थ के लिए जो टाइम दिया गया था वो तो एक्सटेंड हो रहा है। नहीं, कोई ऐसी इस तरह खत्म नहीं हुआ। दी प्रोसेस इज ऑन। जिस एप्रोच कोर्ट ने, जिस हाई कोर्ट ने उनको टाइम दिया था, क्या उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने टाइम खत्म कर दिया? वो देयर वाज अ प्रोसेस। लेकिन उनकी जो मेडिकल होगी तो अगर दैट वाज प्रोविजनल टाइम, वो भी चल रहा है। इस जगह पे हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमने अब हम उनकी बेल कैंसिल करते हैं। ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके व्यूअर्स भी समझ लें। तो ये क्या
चहलों वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, ये सिर्फ ऑपोजिशन को प्रेशर में लाने वाली बात है। ये बंद करें ये हरकतें। ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हाई कोर्ट की इजाजत से अपने मेडिकल के लिए यहाँ है, मेडिकल फीस 4 महीने से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बिल्कुल सस्पेंडेड है। प्रिवेंटिव आप अपने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में है, आजकल आपकी एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, एक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो रही, ना हो सकती है जब तक ये कोरोना मामला खत्म नहीं होगा। आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है? हमें आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।